हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ रिसर्च पॉइंट। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आज हम इस वीडियो में रेखा एवं रेखा का प्रकार, कोण एवं कोण के प्रकार के बारे में बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में सीखेंगे। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो में शुरू से अंत तक अगर बने रहते हैं तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि रेखाएं एवं कोण को बिल्कुल ही दिमाग में उतार के ही रखेंगे। गाइज, अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हम जो भी नए नए वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपको पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए अब हम करते हैं वीडियो का स्टार्ट। चलिए देखिएगा दोस्तों, रेखाएं एवं कोण को जानने से पहले जो सबसे पहला पॉइंट है उसको हम बिंदु के बारे में जानते हैं। बिंदु बिंदु कहते हैं किसको? नहीं, बिंदु कहते हैं किसको? कहेंगे बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें न तो लंबाई न चौड़ाई न मोटाई कुछ भी न हो, कुछ भी न हो, उसे बिंदु कहते हैं, है ना। देखिएगा दोस्तों, मान के चलिए कि ये एक पेज है, नहीं, ये पेज है। इस पर मान के चलिए कि कलम बाक दिया इस पर, है ना। जैसे कि देखिए इस प्रकार, है ना। तो जितना भी हम एक कलम जो बाका दिखाई दे रहा है ना, इसी को तो हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं यह क्या है दोस्तों? ये बिंदु है। देखिए इसमें न तो लंबा है, न चौड़ा है, न मोटा है, क्या कहलाएगा दोस्तों? बिंदु, है ना। अब आते हैं बिंदु के बाद दूसरा जो है वो होता है रेखा के बारे में समझते हैं। रेखा कहते हैं किसको, है ना। तो हम रेखा का डिफिनेशन हम डिफाइन करेंगे। हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। समझ गए दोस्तों? समझिएगा, मान के चलिए कि ए एक बिंदु है, ए है ना, और एक बिंदु ले लिए बी। आप देखिएगा ए से बी तक जाने में, है ना, जो सबसे कम दूरी वाला जो रेखा होगा वो सीधा रेखा होगा, है ना। फिर देखिए ए से बी के बीच ही जाना है, यानी ए और ए से बी के पास जाना है, ए से बी के पास। तो देखिए ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार के रेखे है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है दोस्तों? यह एक रेखा है ना। तीनों क्या कहलाएंगे? रेखा कहलाएंगे। समझ गए? तीनों तो ही ए और बी के बीच के दूरी को मिला रहा है। ए और बी के बीच की दूरी, है ना, को क्या कर रहा है? मिला रहा है। सब क्या कहलाएंगे दोस्तों? रेखा कहलाएंगे। क्लियर? अब आते हैं रेखा के बाद रेखा के प्रकार। तीसरा जो है रेखा के प्रकार। जो रेखा का जो पहला प्रकार है दोस्तों वो है सरल रेखा। क्या दोस्तों? सरल रेखा। अब समझिएगा, सरल आपको बोलने से ही पता चल रहा होगा कि सरल माने होता है सबसे आसान, है ना। सरल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आसान। या कह सकते हैं रेखा के भाषा में, यानी जो सबसे सीधा होगा, जो सबसे सीधा रेखा होगा वही तो आसान रेखा होगा, वही तो कम दूरी वाला रेखा होगा, है ना। तो इसको हम डिफाइन करेंगे हम, वैसी रेखा जो सीधा हो, जो सीधी हो, उसे सरल रेखा कहते हैं, है ना। वैसी रेखा जो सीधी हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सरल रेखा। जैसे समझिएगा, बिंदु ए है और बी है ना। आप बताइए कि ए से बी को मिला रहा है ये रेखा, इससे भी कोई सीधा रेखा होगा, इससे भी कोई आसान रेखा होगा, है ना। अगर इस प्रकार से अगर मिलाते हैं तो ये सबसे बड़ी रेखा होगी, नहीं दोस्तों। तो यह क्या कहलाएगा? ये सरल रेखा, यानी सीधा होना चाहिए। वैसी रेखा जो सीधी हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सरल रेखा। अब जो दूसरा प्रकार के बारे में आते हैं दोस्तों वो है वक्र रेखा। वक्र रेखा कहेंगे वैसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हो, है ना। वैसी रेखा जो
टेढ़ी मेढ़ी हो, उसे वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा कहते हैं। बात समझिएगा दोस्तों। आपका दोस्त में है ना कोई ऐसा एक दोस्त होगा जो आप उस दोस्त से कोई भी सामान है ना को मांगते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपका एक दोस्त है जो उससे आप बाइक मांगे तो बोलता है कि नहीं यार, बाइक तो है लेकिन भैया के सुबह जाना है या पापा के सुबह जाना है, हम बाइक नहीं दे सकते हैं, ना जाना था तो दे देते। यानी कहने का मतलब है कि वो किसी प्रकार से बहाना ढूंढ रहा है दोस्तों। यानी क्या कह रहा है, बात को टेढ़ी मेढ़ी घुमा के वो बात कर रहा है। तो हम बोलेंगे उससे, कह रहे बाकर बाकर कहला करते, चुप रहा, देना है तो दे, ना तो हटाओ, बोल दे डायरेक्ट कि हम नहीं देंगे हम। तो यानी कैसी रेखा होना चाहिए दोस्तों, यानी घुमा फिरा के होना चाहिए। इसी को तो हम वक्र रेखा कहते हैं। वैसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हो, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, वक्र रेखा। नहीं, अब जो तीसरा जो आता है भेद प्रकार, वो है तिर्यक रेखा दोस्तों। तिर्यक रेखा समझिएगा। अगर आप किसी छोटा बच्चा को है ना उसको सीधा लाइन पारने के लिए बोलिएगा तो वो सीधा कभी नहीं पारेगा। नहीं, वो सीधा उसको अगर लाइन को रेखा को अगर पार कर दीजिएगा तो वो पारना जब चालू करेगा तो पारते पारते तिरछा ही कर देगा। तो आप बोलते हैं, कह रहे तिरछे कैसे तोरा से लाइन वहां पर आ जा रहा है, सीधा नहीं पर आ रहा है, तो उसी को कहते हैं दोस्तों तिर्यक रेखा। नहीं, तो हम बोले क्या, वैसी रेखा जो तिरछी हो। समझ गए दोस्तों, तिरछी हो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। समझिएगा दोस्तों। मान लिया जाए कि आप कोई बच्चा को सीधा रेखा पारने के लिए कहें, लेकिन कैसे पारता है, इस ढंग से, ये भी हो गई तिर्यक रेखा कहलाएगा, है ना, इस ढंग से पारेगा, ये भी हो गया। सब क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये तिर्यक रेखा कहलाएंगे। क्लियर है। अब जो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब जो अगला प्रकार है वो है समानांतर रेखा, है ना दोस्तों। जो चौथा जो प्रकार है दोस्तों वो है समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा किसको कहेंगे हम, समझिएगा। वैसी दो रेखा जिसका बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, हमेशा बराबर हो, उसे समांतर रेखा कहते हैं। समानांतर रेखा कहते हैं, है ना दोस्तों। हम कह सकते हैं कि समानांतर रेखा को के सूचित देखिएगा दोस्तों, इससे करते हैं। समझिएगा, समानांतर रेखा की सूचित किससे करते हैं दोस्तों, इससे। जैसे मान लिया जाए कि ए बी एक रेखा है ना, और एक पी क्यू रेखा है। समझिएगा दोस्तों, ये दोनों रेखा का बीच की दूरी आप जहां भी माप लीजिए, अगर मान के चलिए कि 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर दोनों के बीच की दूरी अगर हमेशा अगर बराबर हो तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ए बी समानांतर पी क्यू होगा। क्लियर है। अब जो अगला जो प्रकार है दोस्तों वो है लंबवत रेखा। लंबवत रेखा समझिएगा दोस्तों, लंबवत रेखा कहने से ही पता चल रहा होगा कि यानी कोई तो मामला है जो 90 डिग्री की बात कर रहा है। नहीं, तो हम कहेंगे कि जब एक रेखा दूसरी रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, उसे लंबवत रेखा कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, है ना। अब आ गया लंबवत रेखा का सूचित। लंबवत रेखा का सूचित देखिएगा उल्टा बढ़का टी से करते हैं। समझिएगा दोस्तों, मान के चलिए कि ए बी कोई रेखा है जो पी क्यू पर लंब है ना दोस्तों। देखिए ए बी जो है जो पी क्यू के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है दोस्तों, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ए बी लंब पी क्यू होगा। समझ गए, ए बी लंब पी क्यू होगा। समझ गए दोस्तों, यानी ये जो है उल्टा बढ़का टी, इसको हम परपेंडिकुलर लंबवत बोलते हैं दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं
अगला जो प्रकार है रेखा का वो है समपाती रेखा। समपाती रेखा है ना दोस्तों। अगला जो प्रकार है दोस्तों समपाती रेखा। आप समझिएगा गौर से थोड़ा। आपको घर में आपका बच्चा खिलाने के लिए आपको मिला होगा, तो आप बच्चा के देखते होंगे कि जब तक आप बच्चा को हिला रहे हैं उसे तो चुप है, और जैसे ही उसको हिलाना बंद कर दिए वैसे फिर रोने लगा, है ना। तो आप क्या करिएगा, उसको हिलाते हिलाते आपका ही नींद आने लगेगा। तो आप क्या करिएगा कि बेड पर जाकर और बच्चा को अपना पेट पर क्या हो गया दोस्तों सुला के और उसको ठोक रहे हैं, हल्का हल्का थपथपा रहे हैं पीठ को, तो वहां पर बच्चा शांत है। वैसे वैसे क्या हो गया कि आप उसको थपथपाते थपथपाते बच्चा क्या हो गया दोस्तों सो गया। तो देखिएगा ये जो है, ये देखिए आप हैं, ये बच्चा है, नहीं आपका आप ही पर बच्चा का है सो गया, आप भी सो गए और वो बच्चा भी सो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कोई व्यक्ति है जो बच्चा को खिलाते खिलाते थक गया बेचारा और जाके बेड पर जाके सो गया, बच्चा को अपना पेट पर सुला लिया और बच्चा भी सो गया और ये आदमी भी सो गया। तो ये जो बच्चा और ये आदमी जो है वो संपाती आदमी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों संपाती आदमी। यानी ये आदमी पर ये बचवा उपस्थित है, यानी इस पर ये आदमी पर बच्चा क्या है सोया हुआ यानी उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, कहेंगे हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम वैसी दो रेखा जो एक दूसरे पर उपस्थित हो उसे संपाती रेखा कहते हैं। समझ गए दोस्तों। ये क्या है, एक आदमी है यानी आदमी है, इसी आदमी पर बच्चा उपस्थित है, तो हम कहेंगे ये दोनों संपाती आदमी कहलाएंगे। क्लियर है दोस्तों। जैसे एग्जांपल आप समझिएगा दोस्तों, ए बी एक रेखा था और ए बी रेखा पर देखिएगा पी क्यू रेखा उपस्थित है, तो ए बी और पी क्यू क्या कहलाएंगे दोस्तों संपाती रेखा कहलाएंगे। क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं छेदी रेखा, है ना। आगे क्या है दोस्तों छेदी रेखा है, छेदी रेखा। समझ गए दोस्तों। कहने का मतलब है क्या, छेदी का शाब्दिक अर्थ होता है एक दूसरे को छेदना यानी काटना। समझ गए। छेदी का शाब्दिक अर्थ होता है यानी एक दूसरे को छेदना, है ना। जैसे मान के चलिए कि कोई भी दीवार है, उसमें हम जब ड्रिल से छेद करते हैं तो ड्रिल का जो क्या बोलते हैं औजार जो होगा वो छेदी कहलाएगा। किसका, दीवार का, है ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, हम बोलेंगे जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटते हुए पार कर जाए उसे छेदी रेखा कहते हैं, उसे छेदी रेखा कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, एक रेखा मान के चलिए बी है और इस रेखा को पी क्यू जो रेखा है वो काटते हुए पार हो गया। कहाँ दोस्तों, मान लीजिए कि वो बिंदु पर, तो हम कहेंगे कि पी क्यू जो है जो ए बी का छेदी रेखा है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो है रेखाखंड, है ना। रेखाखंड किसको कहते हैं भाई, है ना। क्या है दोस्तों रेखाखंड। रेखाखंड आपको बोलने से ही पता चल रहा होगा कि खंड का शाब्दिक अर्थ आता है दोस्तों टुकड़ा। यानी हम कह सकते हैं कि रेखा के टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं, है ना। जैसे आप समझिएगा दोस्तों, ये क्या है, ये भी एक रेखा था, इस पर मान के चलिए कि यहां से और यहां से, यहां पी है यहां क्यू है ना। पी से पी और क्यू का दो जगह पर इसको काट दिया, यानी काट के यहां पर से पी क्यू को हम निकाल लिए। तो हम इसी को क्या कहेंगे दोस्तों, मान के चलिए कि 10 सेंटीमीटर का है, तो हम कह सकते हैं कि ये रेखा का ही एक खंड है, यानी रेखा खंड कहलाएगा, है ना दोस्तों। रेखाखंड कहते हैं। तथा हम कह सकते हैं तथा रेखाखंड का लंबाई जो होता है दोस्तों उस निश्चित होता है, लंबाई निश्चित होता है। रेखाखंड का लंबाई क्या होता है दोस्तों निश्चित। जैसे मान लीजिए कि ए बी एक रेखा था, है ना, जिसका लंबाई पता नहीं था, लेकिन इस ए बी रेखा से हम एक रेखाखंड को काट लिए जो 10 सेंटीमीटर का। जब भी रेखाखंड होगा उसका जो होगा दोस्तों वो लंबाई उसको निश्चित रहेगा, है ना दोस्तों। लंबाई यानी निश्चित रहेगा। जैसे 10 सेंटीमीटर है तो हम कह सकते हैं इसको क्या है रेखाखंड, है ना दोस्तों।
अब रेखाखंड के बाद आता है दोस्तों कोण। कोण कोण समझिएगा, है ना, कोण। रेखा के बाद आते हैं दोस्तों कोण। नहीं, जैसे आप समझिएगा दोस्तों, आप कभी, है ना, आपको कभी घर में पापा मम्मी बाबा, है ना, दादी कभी बोले होंगे कि बाबू थोड़ा मेरा पैर को थोड़ा दाब देना। तो जब उनके पैर पर चढ़ के जब दबाते हैं दोस्तों, तो उनका शरीर और आपका पैर के साथ कुछ झुकाव उत्पन्न होता है ना दोस्तों। जैसे देखा जाए, ये क्या है, ये मान के चलिए कि ये पापा है ना, ये पापा है इस बच्चा को, और ये बच्चा जो है जो अपना पापा को पैर को दबा रहा है। नहीं, अब देखिए ये पापा सोए हुए हैं, बच्चा इस पर चढ़े हुए हैं, बच्चा चढ़ के इनका पैर दाब रहा है ना। देखिएगा, ये पापा सोए हुए हैं, ये जो बच्चा जो है, ये बच्चा जो है इनको पैर पर चढ़कर दबा रहे हैं। तो देखा जाए, ये पापा का पैर यानी पापा का शरीर और इस बच्चा के शरीर के साथ क्या हो रहा है दोस्तों, झुकाव उत्पन्न हो रहा है। चाहे 90 डिग्री का हो, चाहे 85 डिग्री का हो, चाहे, है ना दोस्तों, 95 डिग्री का हो, लेकिन ये इस आदमी के शरीर और इस बच्चा के शरीर के साथ कुछ झुकाव उत्पन्न होता है। इसी को तो हम कोण कहते हैं दोस्तों। इसको हम कब डिफाइन कैसे करेंगे, जब सोया हुआ व्यक्ति, जब उस पर कोई व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति आकर उस पर जब चढ़ता है, तब उनमें जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी के तो कोण कहते हैं दोस्तों। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे हम, तो हम बोलेंगे जब पड़ी रेखा पर खड़ी रेखा आकर मिलती है, तब उनमें जो झुकाव उत्पन्न होता है, उसे कोण कहते हैं दोस्तों, कोण कहते हैं। जब पड़ी रेखा पर खड़ी रेखा कर जब कोई पड़ी रेखा पर खड़ी रेखा कर मिलती है, तब उनमें जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को तो क्या कहते हैं दोस्तों, कोण कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, कोण का सूचित देखिए इससे करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये व्यक्ति सोया हुआ है, ये बच्चा जो है अपना पापा को चढ़कर पैर को दाब रहा है, तो ये आदमी का शरीर और इस बच्चा के शरीर के साथ कुछ झुकाव उत्पन्न हो रहा है, इसी को तो कोण कहते हैं, है ना। जैसे समझिएगा, ये क्या है, ये भी जो है जो पड़ी रेखा है, और PQ जो है जो खड़ी रेखा है, और इनमें जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है इसी को तो कोण कहते हैं दोस्तों। समझ गए। अब आते हैं कोण के प्रकार, है ना दोस्तों। 4 में क्या था, कोण था। अब 5वां क्या आएगा दोस्तों, कोण का प्रकार। कोण के प्रकार, कोण का जो पहला प्रकार होगा दोस्तों, वो होगा न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं, न्यून का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों छोटा, है ना, छोटा। तो हम जो न्यून कोण जो बनता है दोस्तों, वो 0 से 90 का बीच का होता है। नहीं, तो हम बोलेंगे हम जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, अर्थात 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का सभी कोण न्यून कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। समझिएगा दोस्तों, जैसे कहने का मतलब है कि 0 डिग्री, है ना, यानी कहने का मतलब है कि 0.0000001 डिग्री से लेके, है ना, कह सकते हैं हम 89.9999, है ना दोस्तों, डिग्री का बीच जितना भी कोण बनेगा सब क्या कहलाएगा दोस्तों, न्यून कोण कहलाएगा। जैसे आप समझिएगा, यहाँ पर हम 89.5 डिग्री कोण लिया, न्यून कोण कहलाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम 40 डिग्री कोण लिया, यही क्या कहलाएगा दोस्तों, न्यून कोण कहलाएगा, है ना। अब अगला जो प्रकार है वो है दोस्तों समकोण। दोस्तों दूसरा में है क्या, समकोण। ध्यान देख दीजिएगा दोस्तों, ये गाना सुने होंगे दोस्तों, हमरा 80 ना 85 हमरा 90 चाहिए, है ना।
यानी कहता है समकोण कि ना हमको 80 चाहिए ना 85 चाहिए, हमको ओनली फॉर 90 चाहिए। इसी को तो समकोण कहते हैं दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल समझिएगा दोस्तों। जैसे आपका घर में कोई बच्चा होगा और आप मान लिया जाए कि बाहर से यानी बाजार से 1 केजी जलेबी लाए और वो बच्चा अगर जलेबी देख लेता है तो हमारा जलेबी चाहिए, है ना, पूरा जलेबी ले लेगा, उसको जलेबी में मात्र उसको टच खाली करिएगा तो रोने लगता है, खाएगा नहीं लेकिन उसको चाहिए सब, है ना। कहने का मतलब है कि उसको बोलता है कि हमारा सब चाहिए, हमारा थोड़ा सा नहीं चाहिए, सब चाहिए, खाएगा ये नहीं। तो यही समकोण जो होता है वो कहता है कि 90 से हमारा बड़ा होना चाहिए ना हमको 90 से छोटा होना चाहिए। तो समकोण किसको कहलाता है दोस्तों? ये दाम 90 चाहिए तो चाहिए, 90 से हमको कम ना बेसी चाहिए। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? समकोण कहते हैं। नहीं, अब जो अगला जो होता है तीसरा प्रकार वो होता है अधिक कोण। तीसरा प्रकार कौन दोस्तों? अधिक कोण। अधिक कोण किसको कहते हैं समझिएगा। तो अधिक कोण जो होता है दोस्तों, देखिए न्यून कोण हो गया 0 से 90 के बीच, समकोण हो गया पूरा पूरी। अधिक कोण दोस्तों 90 से 180 का बीच इसको रेंज रहेगा। नहीं तो हम कहेंगे जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं, उसे अधिक कोण कहते हैं। समझ गए दोस्तों। यानी अधिक कोण का जो रेंज होगा वो 90 और 180 का बीच होगा। नहीं अर्थात में कह सकते हैं कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का सभी कोण अधिक कोण कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। अर्थात में बोल सकते हैं। नहीं यानी समझिएगा इसको एग्जाम्पल, जैसे समझिएगा, है ना, हम यहां पर मान लिया जाए 160 डिग्री, है ना, मान लिया जाए कि 120 डिग्री कोण बना दे। क्या है दोस्तों? ये 90 से 180 का बीच है, यानी अधिक कोण कहला जाएगा दोस्तों। अब आपका कोण जो है, जो मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक जो कोण है दोस्तों, है ना, ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया, मान लिया जाए कि 179.5678 डिग्री है। ये भी कौन कौन कहलाएगा दोस्तों? अधिक कोण। क्यों? कहा कि थोड़ा सा भी तो भी छोटा है, हल्का भी छोटा है ना, तो यह अधिक कोण ही कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण के बाद जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 90 पॉइंट 90.00000001 डिग्री अगर लेते हैं तो भी कौन कौन कहलाएगा दोस्तों? अधिक कोण। क्यों? क्योंकि 90 से हल्का भी तो बड़ा है ना। चलिए अब अधिक कोण के बाद आते हैं दोस्तों रिजु कोण। रिजु कोण कहते हैं किसको, है ना। तो रिजु कोण को भी आप सवारथ कोण कहेंगे। ये कहता है कि हमको 180 चाहिए तो चाहिए, है ना, इसको आप सवारथ कोण कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो उससे क्या कहते हैं दोस्तों? रिजु कोण कहते हैं, है ना, रिजु कोण कहते हैं। समझिएगा दोस्तों कैसा कोण होना चाहिए, यानी 180 चाहिए तो चाहिए इसको, 180 से कम ना 180 से ज़्यादा। इसको हम आप सवारथ कोण नाम धरते हैं दोस्तों, है ना, देहाती भाषा में। समझिएगा, यानी 180 चाहिए तो चाहिए, इसी को क्या कहते हैं हम? रिजु कोण कहते हैं, है ना। अब जो अगला जो पॉइंट होगा दोस्तों वो हो गया पुनर्युक्त कोण। देखिएगा पुनर्युक्त का जो रेंज होता है दोस्तों, जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यानी 180 और 360 का बीच का जितना भी कोण बनेगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा? पुनर्युक्त कोण कहलाएगा। क्लियर है? यानी 180 और 360 के बीच का जो भी कोण बनेगा वो पुनर्युक्त कोण कहते हैं, कहलाएगा। तो हम कहेंगे
जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण कहते हैं, है ना। यानी 180 और 360 के बीच का जितना भी कोण बनेगा दोस्तों सब क्या कहलाएगा, ये पुनर्युक्त कोण कहलाएगा। क्लियर है। जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो उसे ही तो पुनर्युक्त कोण कहलाता है दोस्तों, है ना। अब आ जाते हैं, देखते हैं इसको एग्जाम्पल दोस्तों। 180 से बड़ा कहता है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 270 डिग्री कोण बना दिए हम। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए कि 320 डिग्री कोण बना दिए दोस्तों, क्या कहलाएगा, ये सब पुनर्युक्त कोण कहलाएगा। अब जो अगला जो कोण है दोस्तों, छठा जो प्रकार है वो पूर्ण कोण हो गया। पूर्ण कोण, है ना दोस्तों। चलिए देखिएगा दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, पूर्ण कोण, है ना। जैसे आप समझिएगा कि मान के चलिए कि आपका कोई लड़की का चक्कर चल रहा है, यानी कोई लड़की को पटा रहे हैं, मारदम जाके मंदिर में मन्नत मांगले हैं, भगवान अगर वो लड़किया से हमारा अगर कनेक्शन करवा देवा तो तोरा हम एगो नारियल हम चढ़ेबो, है ना। तो बात ऐसा हुआ कि भगवान से बोले और पता चला कि वो लड़किया सही में आपको पट गई, तो आप बोलिएगा क्या, अरे महाराज भगवान हमारा बात को सुन लिए, हमारा काम पूर्ण कर दिए। पूर्ण मतलब होता है पूर्ण रूप से खत्म होना, है ना। तो पूर्ण मतलब होता है पूरा पूरी काम, यानी जो भी काम बोले आप काम पूरा हो गया तो हम कहेंगे कि काम हमारा पूर्ण हो गया। तो हम बोलेंगे कि जिस कोण की माप 360 डिग्री के बराबर हो। चलिए, पूर्ण कोण के बाद आता है दोस्तों समान कोण। जो सातवां जो प्रकार होता है दोस्तों वो होता है समान कोण, है ना। तो समान का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, बराबर, ठीक है। समान का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, बराबर। जैसे मान लिया जाए कि आप किसी बिजनेस में 5000 रुपया लगाएं और आपका दोस्त भी है जो वो भी 5000 लगाएं, तो आप कह सकते हैं कि दोनों जो हैं जो 5-5 हज़ार रुपया उस बिजनेस में आप लगाएं तो आप लोग दोनों का पैसा समान लगा, है ना दोस्तों। इसी प्रकार से समान कोण कहते हैं किसको, तो हम बोलेंगे वैसे 2 या 2 से अधिक कोण जिसका माप आपस में समान हो, जिसका माप आपस में समान हो उसे समान कोण कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, जैसे मान लिया जाए कि ABC है और PQR है और एगो XYZ है। तीन को कोण यहाँ पर है, तीनों का कोण क्या है दोस्तों, 60 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कोण ABC बराबर कोण P होगा PQR बराबर कोण XYZ इक्वल टू 60 डिग्री। कौन कौन से दोस्तों, तो कह सकते हैं कि समान कोण से बराबर है। क्लियर, समझ गए होंगे। अगला जो आता है वो होता है दोस्तों समद्विभाजक कोण। 8वां जो प्रकार जो होता है वो कौन होता है दोस्तों, समद्विभाजक कोण। समद्विभाजक कोण, समद्विभाजक का अर्थ क्या होता है भाई, सम माने बराबर, द्वि माने 2 और भाजक माने बांटना। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी कोण को अगर 2 बराबर भाग में बांट देते हैं तो समद्विभाजक कोण कहलाता है। क्लियर, तो हम कहेंगे किसी भी कोण को 2 बराबर भागों में बांटने की क्रिया को या फिर बांटने पर प्राप्त प्रत्येक कोण समद्विभाजक कोण कहलाएगा। समद्विभाजक कोण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि कोण PQR है, नहीं PQR को क्या किया, मान लिया जाए कि 80 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब इसको 2 बार भागों में इसको बांट दीजिए दोस्तों, तो कितना डिग्री बैठ जाएगा, ये 40 है ना। यहाँ पर मान लीजिए कि B है ना। तो आप इसको कह सकते हैं ना
कोण पी क्यू बी बराबर कोण बी क्यू आर बराबर 40 डिग्री कौन कौन से दोस्तों? तो समद्विभाजक कोण से आपस में बराबर है, समद्विभाजक कोण से बराबर है। या फिर एक इसको यह भी कह सकते हैं कि कोण पी क्यू बी बराबर कोण है ना बी क्यू आर बराबर 1/2 कोण पी क्यू आर, यानी बी क्यू बी जो है पी क्यू बी है और बी क्यू आर है, जो पी क्यू आर से या पी क्यू आर का ये इन लोग आधा है, यानी कौन कौन कहलाएंगे दोस्तों? समद्विभाजक कोण। क्लियर है? समद्विभाजक कोण यानी 2 भाग में इसको बांट दिया। क्लियर है? अब हम आगे जो है अगला जो प्रकार है जो 9वां वो है समत्रिभाग कोण। समत्रिभाजक कोण, समत्रिभाजक कोण किसको कहते हैं दोस्तों? तो सेम वही कोण है ना। समद्विभाजक यानी किसी भी कोण को 2 बराबर भाग में बांट देगा तो समद्विभाजक कहला जाएगा, और किसी भी कोण को 3 बराबर भाग में बांट दीजिए तो समत्रिभाग कहला जाएगा। यानी सम माने बराबर, त्रि माने 3 और भाजक माने बांटना। 3 बराबर भागों में बांटने पर है ना प्राप्त प्रत्येक कोण क्या कहलाते हैं? समत्रिभाग कोण कहलाते हैं दोस्तों। बात समझिएगा। कहता है कि किसी भी कोण को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्राप्त प्रत्येक कोण समत्रिभाजक कोण कहलाता है, समत्रिभाजक कोण कहलाता है। समझिएगा दोस्तों। यानी कोई भी कोण को हम ले लिए, ठीक है। जैसे यहाँ कोण ले लेते हैं दोस्तों, एक है जो P है और Q है और R है। ये कोण का माप मान लिया जाए कि 120 डिग्री का है ना, तो इसको 3 बराबर भाग में बांट दीजिए। इसको मान लिया जाए कि यहाँ पर A है, ये B है, तो कह सकते हैं कि 40 डिग्री कोण बैठ गया, अभी 40, ये भी 40। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि कोण है ना, कोण पी क्यू ए बराबर कोण AQB बराबर कोण BQR बराबर है ना 40 डिग्री, या कह सकते हैं 1/3 कोण AQR। यानी कहने का मतलब है कि जो PQA जो है, AQB जो है, BQR जो है, वो कोण PQR सॉरी P है दोस्तों, है ना, PQR का 1/3 है। कौन? इन लोग कौन कौन से है बराबर दोस्तों? तो यह कह सकते हैं समत्रिभाग कोण से या समत्रिभाजक कोण से। समत्रिभाजक कोण से आपस में क्या है? सब तीनों कोण बराबर है। क्लियर? अब जो अगला जो है दोस्तों प्रकार वो है 10वां, वो पूरक कोण है। पूरक कोण समझिएगा दोस्तों, पूरक कोण किसको कहते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए कि राम कोई व्यक्ति है, राम का 2 बच्चा, एक का नाम है लब और एक का नाम है कुश। समझिएगा दोस्तों। ये राम के पास मान लिया जाए कि कुल 90 बीघा खेत है ना। कितना है दोस्तों? 90 बीघा खेत है। अब ये राम जो है, जो अपना बच्चा के साथ ही अपना खेत को, प्रॉपर्टी को बांटेंगे। तो देखिएगा, पहला केस जो हो सकता है दोस्तों वो बराबर 45-45 बटेगा। दूसरा केस जो हो सकता है, मान लिया जाए कि एक भाई जो है तो ज़्यादा अमीर है, एक गरीब है, तो गरीब वाला को ज़्यादा दे दिया गया, 60 दे दिया गया, इनको 30 दे दिया गया। केस नंबर 3 ये भी हो सकता है कि है ना, जो अमीर वाला है जो गरीब आदमी से यानी गरीब भाईवा से सब छीन लिया। ये भी हो सकता है कि जैसे ये हो गया 30 हो गया, ये 60 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि देखिए इन सभी को आप जोगफल ज्ञात करिए, सब कितना डिग्री होंगे दोस्तों? 90 डिग्री, 90 बीघा खेत है ना। तो हम क्या कहेंगे कि वैसा व्यक्ति जिसका लड़का 2 हो और दोनों लड़का के संपत्ति का योगफल यदि 90 हो जाए तो हम कह देंगे दोस्तों कि क्या है, ये पूरक आदमी कहलाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से पूरक कोण कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम कहेंगे जिस दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं, उसे पूरक कोण कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, अभी हम एग्जांपल में बताएं कि किसी भी वैसा व्यक्ति जिसका 2 बच्चा हो
और दोनों बच्चा के संपत्ति का योग, अर्थात उनका पिता के पास 90 बीघा खेत हो, उनका 2 बच्चा हो, है ना, तो वो जो दोनों बच्चा जो हैं वो पूरक बच्चा कहलाएंगे। कौन बच्चा कहलाएंगे? पूरक बच्चा। क्योंकि 90 बीघा खेत है या फिर 90,000 रुपया है, तो वो 90,000 को अपने बच्चे के साथ वितरण करेंगे, तो दोनों का संपत्ति का योग कितना हो गया? 90 बीघा या फिर 90,000 रुपया। तो दोनों बच्चा क्या कहलाएंगे? पूरक कौन कहलाएंगे? नहीं दोस्तों, तो हम कह सकते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पर ए हो गया, ओ हो गया और बी हो गया, है ना। ये मान लिया जाए कि 30 हो गया या 60 डिग्री कौन हो गया। यहाँ पर मान लिया जाए कि पी है, तो ए दोनों का योगफल कितना होंगे? 90 डिग्री हो गए, है ना। ये दोनों कौन कौन कहलाएंगे? ए ओ पी और पी ओ बी कौन कौन कहलाएंगे? पूरक कौन कहलाएंगे, है ना। या ये भी हो सकता है कंडीशन, तो 20 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, ये भी क्या कहलाएंगे दोस्तों? पूरक कौन कहलाएंगे, है ना। दोनों का संपत्ति का योग, दोनों कोण का योगफल कितना होना चाहिए? 90। कौन कौन कहलाएगा दोस्तों? पूरक कोण। चलिए अब आते हैं आगे। जो 11वां जो भेद है, प्रकार है दोस्तों, वो है समपूरक। समपूरक एकदम सेम पूरक का ही मिलता जुलता ये डिफिनेशन है ना। पूरक और समपूरक में थोड़ा सा अंतर है। नहीं, समपूरक कहते हैं किसको? यानी वैसा व्यक्ति जिसका पास कुल संपत्ति 180,000 रुपया हो, है ना, या फिर वैसा व्यक्ति जिसके पास 180 बीघा खेत हो और उनका बच्चा कितना हो? 2 हो, तो दोनों बच्चा के 180 बीघा में वितरण करेंगे, तो वो दोनों जो बच्चा जो रहेंगे, जो कहलाएंगे, वो समपूरक कहलाएंगे। जैसे समझिएगा एग्जाम्पल में, है ना, जैसे राम है और राम का 2 लड़का थे, लव और कुश, है ना। केस नंबर ये हो सकता है, राम के पास आपकी 180 बीघा खेत हो गया, मान के चलिए 180 बीघा खेत हो गया, तो आप दोनों बच्चा को आप वितरण करेंगे खेत को, तो पहला केस हो सकता है बराबरी हिस्सा, 90 बीघा दोनों को दे दिए। केस नंबर 2 हो सकता है, अरे तू गरीब हो, इसको ज़्यादा दे देना, है ना, तो यानी 120 दे दिया यहाँ पर। 120 जब एक बच्चा को मिलेगा, दूसरा का कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। केस नंबर जो 3rd हो सकता है, वो ये हो सकता है कि यहाँ पर मान लिया जाए कि दे दिए इनका 20 और ये 160। देखिए दोस्तों, सभी का संपत्ति का योग निकालिए, 180 ही आएगा। यानी इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? तो जिन 2 कोणों के मापों का योग 180 डिग्री के बराबर, उससे क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहेंगे हम। जिन 2 कोणों के मापों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, उसे समपूरक कोण कहते हैं, उसे समपूरक कोण कहते हैं, है ना। यहाँ पर आधा माह होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल समझिएगा। यानी 180 बीघा में 2 हिस्सा है, 90-90। पहला केस क्या हो सकता है? ए भी 90, ए भी 90। मान लिया जाए कि ए ओ बी है और पी है। दूसरा केस हो सकता है क्या, है ना, एक को कम एक को ज़्यादा, है ना। जैसे यहाँ पर कह दिए कि 40 डिग्री हो गया, 140 डिग्री हो गया, ए ओ बी हो गया, पी हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है? एक को ज़्यादा एक को कम, है ना। मान लिया जाए कि 30 हो गया ये, और ये 150 हो गया। यहाँ पर ए ओ बी हो गया और यहाँ पर पी हो गया। देखिए दोनों कोणों का योग कितना डिग्री है दोस्तों? 180 डिग्री। जितना भी कोण है ये दोनों समपूरक कहलाएंगे, ये दोनों समपूरक, ये दोनों समपूरक। हम आशा करते हैं कि आप लोग पूरक और समपूरक दोनों ही समझ गए होंगे। अब जो आते हैं दोस्तों, वो है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण 12वां जो कोण है वो है दोस्तों सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब होता है क्या? सामना सामनी कोण, है ना। सम्मुख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? सामने का कोण, समझ गए। जैसे आपका मान लिया जाए कोई भी कमरा है, कमरे का सामना सामनी जैसे हो गया, सामना सामना कोण, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों सम्मुख हो गया, है ना। लेकिन देखिएगा सम्मुख कोण किसको कहते हैं, है ना। सम्मुख कोण कब बनता है? देखिएगा दोस्तों, कहने का मतलब है, कहेंगे कि जब एक रेखा, है ना, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तब उनके द्वारा प्राप्त आमने सामने के कोण समूह कोण कहलाता है दोस्तों। कोण सम्मुख कोण कहलाता है, समझिएगा दोस्तों। जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, तब काटने के बाद जो प्राप्त कोण होता है दोस्तों,
एक कोण और एक कोण सामना सामनी कोण कहलाएगा, आमने सामने का कोण, यानी ए और ए समूह कहलाएगा और ए और ए समूह कोण कहलाएगा, है ना दोस्तों। यानी जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तब उनके द्वारा प्राप्त आमने सामने का कोण समूह कोण कहलाता है दोस्तों। जैसे आप कैंची को देखे होंगे, देखिएगा इस प्रकार से, है ना, इधर जितना दाबेंगे उतना इधर भी कोण, जितना डिग्री इधर कोण बनेगा उधर सामने उतना ही कोण बनेगा। कौन कोण कहलाता है दोस्तों? ये समूह कोण कहलाएगा। समूह के बाद आता है, समझ गए ना, यानी ई कोण और ए कोण समूह कोण, सामने सामने कोण आमने सामने कोण, और एक कोण और एक कोण समूह कोण कहलाएगा, ठीक है। यानी मान लिया जाए कोण 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3, दोनों कोण कौन कहलाएंगे दोस्तों? समूह कोण, है ना। समूह कोण के बाद आते हैं संगत कोण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संगत कोण। अब आ गया सवाल उठता है कि संगत कोण किसको कहते हैं हम, है ना। देखिएगा दोस्तों, समूह कोण, संगत कोण और एकांतर कोण, तीनों कोण जो है जो ज्यामिति में सबसे ज़्यादा इन लोग का प्रयोग होता है, समझ गए ना। कौन 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 दोस्तों? पूरक और संपूरक, संगत, समूह और एकांतर, है ना। ये 5 कोण जो है जो बहुत ज्यामिति में बहुत ही प्रयोग होते हैं, और समद्विभाजक और समत्रिभाग कोण को भी। चल देखिएगा, संगत कोण किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि 3 गो समानांतर रेखा है, नहीं, जैसे एल एम एन 3 गो समानांतर रेखा है, और तीनों समानांतर रेखा कोई रेखा कर काट दिया, तिर्यक रेखा, है ना। जैसे मान लिया कोई रेखा पी काट दिया, समझिएगा दोस्तों। तो इनका अब देखिए 3 गो समानांतर रेखा का था, एक तिर्यक रेखा का काट दिया, तो इनको आप देखे होंगे कि एक कोई पूछेगा आपसे कि बताओ तो ई कोणवा, यानी एक ही ओर का कौन कौन मुंह घुमाए है, तो आप बताइएगा कि ई तीनों एक और मुंह कर ले है ना। मान लिया जाए कि अगर ये पूरब साइड किया है मुंह, तो सब पूर्वे और मुंह घुमाए है ना। तो एक कोण और एक कोण तीनों संगत कोण कहलाएंगे दोस्तों, है ना। अब इसमें कोई पूछ देगा कि बताओ तो एने कमा के नीचे की ओर कौन मुंह कर ले है, कि तीनों से एक ही, तीनों से एक ही साइड मुंह किया हुआ है, एक कोण समूह संगत कोण कहलाएगा। अब इसको बात आता है कि डिफाइन कैसे करेंगे भाई। देखिएगा डिफिनेशन कैसे इसको हम बोलते हैं, लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा आकर काटती है, तब एक ही ओर का कोण, एक ही ओर के सभी कोण संगत कोण कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा कर काटती है, तो एक ही ओर का सभी कोण कौन कौन कहलाते हैं दोस्तों? संगत कोण। जैसे एक ही ओर कहने का मतलब कि एक ही ओर का मुंह घुमा के बैठा हुआ हो, एक ही ओर का कोण ही है, सब संगत, एक ही ओर का कोण है, सब संगत। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए, नाम दे दे यहाँ पर 1 2 3, यहाँ कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3, कौन से दोस्तों? संगत कोण से बराबर है। यहाँ मान के चलिए कि देते हैं अल्फा, बीटा और गामा, तो यहाँ हम कह सकते हैं दोस्तों कि कोण अल्फा बराबर कोण बीटा बराबर कोण गामा जो है, जो संगत कोण से बराबर है। समझ गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं एकांतर कोण के बारे में। समझिएगा एकांतर कोण, अगला है क्या दोस्तों? एकांतर कोण। समझिएगा दोस्तों एकांतर कोण के बारे में। जैसे मान लिया जाए कि 3 गो समानांतर रेखा ले लिए, है ना। कोई 2 या 2 से अधिक समानांतर रेखा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 कितने हो सकते हैं। कोई तिर्यक रेखा अगर काट दिया, है ना, जैसे मान लिया जाए कि एल है, एम है और एन है, और इसका कोई तिर्यक रेखा पी आकर काट दिया, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपको अगर पूछ देगा कि अंतः कोण कौन कौन है भाई, तो अंतः कोण देखिए ए भी, यानी ई कोण सब अंतः कोण कहलाएगा, है ना। समझिएगा दोस्तों, आपसे कोई पूछा कि अंतः कोण कौन है, सब अंदर का कोण अंतः कोण कहलाएगा, ठीक है। आप कहेगा कि एक ही ओर का कोण कौन है, तो ई कोण एक ही ओर का कोण है, एक ही ओर का कोण है ना। सबको क्या कहलाएगा? एक ही ओर का कोण कहलाएगा, है ना। अब देखिएगा एक ही ओर के कोण के सम्मुख कोण होना चाहिए,
एक ही ओर का कोण ये है, मान लिया कि ई इस कोण का एक ही ओर कोण ये है, एक समूह कोण कौन हो जाएगा ई, यानी ई कोण और ई कोण एकांतर कोण हो जाएगा कहलाएगा। अब इसका बारे में इसका एक ही ओर कोण कौन कहलाएगा ई, लेकिन एक समूह कोण ई और एकांतर कोण कहला जाएगा। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे दोस्तों, समझिएगा। कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा आकर काटती है, कोई तिर्यक रेखा आकर काटती है, तब किसी भी अंतःकोण के एक ही ओर का कोण, एक ही ओर के कोण के सम्मुख कोण को हम एकांतर कोण कहते हैं, को एकांतर कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है कि दो या दो से अधिक, देखिए मान लीजिए कि दो ही हम ले लेते हैं समानांतर रेखा, तिर्यक रेखा अगर काटते हैं। समझ जाइए दोस्तों, क्या कहें कि जब दो या दो से अधिक समानांतर रेखा को, जैसे एल है, एम है और पी है, दो या दो से अधिक समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट दिया है ना, तब किसी भी अंतःकोण मतलब अंदर का कोण, समझिएगा दोस्तों, अंदर का कोण, किसी भी अंतःकोण के एक ही ओर का कोण, जैसे इसका अंतःकोण कौन हो जाएगा, ये अंतःकोण है, इसका एक ही ओर का कोण कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। समझिएगा, किसी भी अंतःकोण के एक ही ओर का कोण, तो इस अंतःकोण का एक ही ओर का कोण कौन हो जाएगा ये, लेकिन इसका नहीं लेना है ना, अंतःकोण के एक ही ओर का कोण के समूह कोण, यानी इस कोण के, मान लिया जाए कि ई आकृति बना, तो इसका अंतःकोण ई हुआ, इस कोण का अगर उठाते हैं तो इस कोण का एक ही का कोण ई होगा, लेकिन इसका समूह कोण लेना है, तो इसका समूह कोण कौन हो जाएगा ई ना, यानी यहाँ एक, यहाँ मान लिया जाए दो, तो हम कह सकते हैं कोण एक बराबर कोण दो समूह कोण हो जाएगा। फिर से चलिए मान लिया जाए कि इसका, देखिएगा दोस्तों, इसका ई है, ये भी अंतःकोण है, क्या इसका एक ही ओर का कोण कौन कहलाएगा, ऊपर वाला ई वाला है ना, इसका एक ही ओर का ई अंतःकोण का एक ही ओर का कोण कौन कहलाएगा दोस्तों ई नहीं लेना है, इसका समूह कोण, तो ई, यानी मान के चलिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ कह सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4 जो होगा वो, सॉरी एकांतर कोण है दोस्तों, एकांतर कोण होगा, कौन कहलाएगा, एकांतर कोण। यानी कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा आकर काटती है, तब किसी भी अंतःकोण के एक ही ओर का कोण का समूह कोण एकांतर कोण कहलाता है ना जी, एकांतर कोण, ठीक है कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिएगा दोस्तों, फिर से एक एग्जांपल और लेते हैं, आपकी चार समानांतर रेखा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई तिर्यक रेखा अगर काट दिया है ना, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ई कोण का एक ही ओर का कोण होगा ई, लेकिन एक समूह कोण यानी ई कोण एकांतर कोण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ई वाला दोस्तों, ई अंतःकोण लिए तो इसका एक ही ओर का कोण कौन होगा ई, लेकिन एक समूह को लेना है ई हो जाएगा, यानी ई कोण और ई कोण एकांतर कोण कहलाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए कि अल्फा है ना, अल्फा एक ही दे दिया, बीटा ले लिए, यहाँ पर गामा ले लिए, गामा ले लिए, है ना। तो यानी ई कोण एक बराबर कोण अल्फा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यानी कोण 2 बराबर बीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 3 लेते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कोण 3 बराबर कोण गामा हो जाएगा। ये तीनों जो कोण कहलाएंगे दोस्तों, एकांतर कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे एकांतर कोण। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं अंतःकोण के बारे में। अंतःकोण कहते हैं किसको, है ना दोस्तों। एकांतर कोण 14वां प्रकार था, अंतःकोण 15वां प्रकार होगा, है ना। अंतःकोण किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे क्या, अंतः का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर का कोण, है ना। हम कहेंगे किसी बहुभुज के सभी अंदर का कोण अंतःकोण कहलाएगा, है ना। कहेंगे हम कि किसी भी बहुभुज या आकृति, है ना, किसी भी बहुभुज या आकृति के सभी अंदर का कोण अंतःकोण कहलाता है, अंतःकोण कहलाता है, अंतःकोण कहलाता है। समझिएगा दोस्तों, जैसे देखिए अब आकृति ले लिए, एक कोण अंतःकोण कहलाएगा, एक कोण अंतःकोण कहलाएगा।
यानी कौन कौन कहलागा, अंतःकोण कहलागा। हम बोले किसी भी आकृति या आकृति जब समानांतर रेखा ले लिए, काट दिया तिर्यक रेखा, तो ये अंदर का कोण अंतःकोण कहलागा। यह हम मान लिया जाए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं चतुर्भुज लेते हैं, है ना, यानी ये चारों जो कोण जो है ये सब अंतःकोण कहलाएंगे। सब कौन कौन कहलाएंगे दोस्तों, अंतःकोण कहलाएंगे, अंतःकोण कहलाएगा, है ना। अब आगे जो है 16वां जो प्रकार है वो होता है बहिष्कोण। बहिष्कोण, बहिष्कोण किसको कहते हैं? बहिष आपको बोलने से ही पता चल जा रहा होगा कि बहिष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, बाहरी का कोण, है ना दोस्तों। बहिष माने बाहरी, है ना, तो बहिष्कोण किसको कहेंगे, बाहरी कोण किसको कहेंगे हम, है ना। तो बोलेंगे हम कि किसी भी बहुभुज या किसी भी बहुभुज के किसी भुजा को आगे बढ़ाने पर प्राप्त कोण बहिष्कोण कहलाता है, बहिष्कोण कहलाता है। समझिएगा दोस्तों। इससे मान लिया कि त्रिभुज है, नहीं, त्रिभुज का अंतःकोण कौन हो गया, ये है ना। हम क्या बोले, किसी भी बहुभुज के किसी भुजा को, मान लीजिए कि देखिए भुजा है, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों, बढ़ाते हैं आगे, तो यही जो कोण जो प्राप्त हुआ ना, इसी को तो बहिष्कोण कहते हैं। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि ये एक पंचभुज हो गया, है ना, ए सब कौन कौन कहलाएगा, अंतःकोण। और कोई एक भुजा को बढ़ा दिया, मान लीजिए कि इस भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, तो इसी क्या कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए आज हम रेखाएं एवं कोण को बहुत ही सरल तरीका से समझे, बहुत ही ठेठ भाषा में हम लोग समझे। आज हम यहीं पर वीडियो को करते हैं दोस्तों समाप्त। अब मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ।